So after studying the first central economic problem, what to produce, now we'll be studying the second central economic problem, how to produce. I've told you there are three economic problems: what to produce, how to produce, and for whom to produce. I've told you that there are four central economic problems, but in our syllabus, in our curriculum, at the micro level, we'll be studying only three economic problems, central economic problems. First was related to how to produce, the choice regarding the production of goods and services, then how to produce and for whom to produce. So today we'll be studying how to produce and for whom to produce. Okay, so like I've told you during the explanation of what to produce, उस वक्त मैंने आपको बताया था what to produce means what, the decision regarding choice of production. उस वक्त डिसीजन किसका था? चॉइस ऑफ प्रोडक्शन का. मैंने आपको कैटेगरी भी बताई कि चॉइस किन में से लेनी है. अगर एक को सिलेक्ट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, दूसरे को सिलेक्ट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है. सो सेम हाउ टू प्रोड्यूस इज अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग चॉइस ऑफ technique of production. Choice of technique of production, like what to produce was the choice of production, it is the choice of technique. आपको मैंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से बता दिया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर द प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर द प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस. इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब ही प्रॉब्लम है चॉइस. आपको अपने गिवन रिसोर्स को अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स में से किसी एक में ही यूज करना पड़ता है. तो आपको एक चॉइस करनी है, आपको एक डिसीजन लेना है जिसमें आपको सभी ऑल्टरनेटिव्स में से अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपने रिक्वायरमेंट्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से कोई बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना. तो नाउ वी आर हैविंग एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिगार्डिंग द choice of technique, and I hope everybody knows the meaning of technique. Technique means what? The way in which production process will be done. एक तरीका, एक मेथड, एक प्रोसीजर जिसमें प्रोडक्शन प्रोसेस हो पाएगी. अभी हम एक ही प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकले थे. वो प्रॉब्लम क्या थी? व्हाट टू प्रोड्यूस. अभी हम यही अच्छे से डिसीजन नहीं ले पा रहे कि कंज्यूमर गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करें, प्रोड्यूसर को करें, किस तरीके से बैलेंस करें दोनों के बीच में. वही एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी. तो दूसरी प्रॉब्लम और आ गई कि अगर आपने उनमें से कोई एक सिलेक्ट भी कर लिया तो अब उस गुड को, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे प्रोड्यूसर हो, उसको किस टेक्निक से प्रोड्यूस करना है. ओके, here also we are having two choices of technique. One is labor intensive, another one is capital intensive. Labor intensive and capital intensive. Labor intensive techniques, or LIT means labor intensive techniques. They say use more of physical labor than machines or capital. ये कहता है कि उन तरीकों से काम करो जिसमें फिजिकल लेबर ज़्यादा है, ठीक है, जिसमें एक्चुअल लेबर ज़्यादा है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स को इन्वॉल्व कर सकें. ठीक है, ऐसे काम करो जिसमें ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व हो पाए, लेबर को फिजिकल वर्क मिले. वो होती हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स. लाइक एग्जाम्पल आई विल गिव यू हैंडलूम इंडस्ट्री. यहाँ पे वीवर्स खुद काम करते हैं, ठीक है, दे फिजिकली मैकेनिकली वर्क देमसेल्व्स, ठीक है, ज़्यादा उनकी लेबर से काम हो पाता है. दूसरी तरफ वी आर हैविंग CIT, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स. दे से व्हाट अपोजिट ऑफ दिस, यूज मोर ऑफ कैपिटल या यूज मोर ऑफ मशीन्स देन फिजिकल लेबर. फिजिकल लेबर से ज़्यादा क्या यूज करो? मशीन्स, ठीक है, क्योंकि उसके भी अपने अलग फायदे हैं. ठीक है, इसका एग्जांपल हम क्या लेंगे? पावर लूम, ठीक है, जो पावर से चलती है. उससे क्या होता है? उसमें लेबर की, फिजिकल लेबर की, मैन की ज़रूरत ही नहीं, वो अपने आप मशीन चलती है. ठीक है, तो दोनों में हो क्या रहा है? एक्चुअल में ये वो तरीका है प्रोडक्शन का, वो टेक्निक है जिसमें लेबर ज़्यादा काम कर रही है और हमने मशीन्स और कैपिटल का यूज़ मिनिमाइज करके रखा. दूसरी तरफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, ये वो हैं तरीके जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें लेबर का काम कम है, मशीन्स और कैपिटल का काम ज़्यादा है. ठीक है ना. ऑब्वियसली कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स करने के लिए कैपिटल होना भी चाहिए, उतना मनी होना चाहिए बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट्स जो चाहिए होनी चाहिए. और अगर नहीं है तो हमारे पास ये टेक्निक बचती है.
ठीक है। लेकिन एक इकोनॉमी के सामने प्रॉब्लम आती है, इकोनॉमी में सभी तरह के प्रोड्यूसर्स हैं, रिच भी हैं, बिग भी हैं, स्मॉल भी हैं और लेस प्रॉस्परस भी हैं। तो उन सबको इनमें से एक डिसीजन लेना पड़ता है। तो अब वही बात कि अब प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज़ करेंगे तो क्या होगा। कहने का मतलब अगर हम फिजिकल लेबर को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और मशीन्स को कम यूज़ करें तो क्या होगा। उसका एक एडवांटेज है, एडवांटेज ये है कि एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज। बट उसका डिसएडवांटेज ये है, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन विल रिमेन एट अ लोअर स्केल। अगर आप लेबर इंटेंसिव को यूज़ करते हो, ज़्यादा लेबर को यूज़ करते हो, तो ऑब्वियसली सोशल बहुत बढ़िया बात है कि एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज, जिससे पॉवर्टी कम होएगी, बहुत ही हमारे सोशल प्रॉब्लम्स का एक निवारण है। लेकिन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी का स्केल लोअर रहेगा, प्रोडक्शन आउटपुट एक सीमित स्केल पे रहेगा, जिससे इनकम भी सीमित रहेगी, जिससे इकोनॉमी में प्रोडक्शन भी सीमित रहेगी। तो ये की प्रॉब्लम हो गई। अनदर प्रॉब्लम इज कि if we use capital intensive techniques what will happen? if we are using capital intensive techniques, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर हम मशीन्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेबर को कम यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी का स्केल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आपको भी पता है कि एक मशीन कितने सारे लोगों का काम अकेले कर सकती है। तो अगर मशीन्स यूज़ हैं तो पावर कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिससे प्रोडक्टिविटी का स्केल बढ़ता है, आउटपुट का स्केल बढ़ता है, टाइम बचता है, रिसोर्सेज बचते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे इकोनॉमी में आउटपुट ज़्यादा जनरेट होगा, जिससे इनकम के लेवल बढ़ेंगे, जिससे इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ेगी। ठीक है। दूसरी तरफ लेकिन एक, क्योंकि अभी हमने बोला कि एक मशीन कई सारे लोगों का काम कर लेती है, तो जब एक मशीन ही काम कर रही है तो उससे कई सारे लोगों को काम क्यों मिलेगा? इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट का लेवल गिरने लगता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल स्टार्ट्स फॉलिंग। सो ये इसके लिए एक प्रॉब्लम होगी। तो हाउ टू प्रोड्यूस में भी आपको 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे। First, this is a problem regarding the choice of technique of production. Second point, it involves decision between two choices, labor intensive, capital. You have to explain ki what is labor and capital. Labor means this, capital means this. Fourth, what is the problem? This. If you are using more of labor than capital, this problem will arise. If you are using more of capital than labor, this problem will arise. So this is the central economic problem of how to produce. Second central economic problem. Yes, now the third central problem of economy, it is for whom to produce. For whom to produce. Okay, for whom to produce. So let me tell you one thing, कि this problem is analyzed in different ways by different people. इसको लोग अलग अलग तरीके से देखते, पढ़ते और समझाते हैं। ठीक है। लेकिन मैं आपको इसका बेसिक मतलब बताऊंगा और इसका जो बेसिक मीनिंग है, जिस तरीके से इसको पढ़ना समझना चाहिए और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए, वो बताऊंगा। सो लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस वाज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ प्रोडक्शन, हाउ टू प्रोड्यूस वाज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, फॉर हुम टू प्रोड्यूस becomes a problem of choice of distribution, choice of distribution। ठीक है। तो मैं इसका आपको एक्चुअल मीनिंग बताऊंगा और जो अलग तरीके से कई बुक्स में भी मेंशन है, इवन सम पीपल, सम टीचर्स टीच लाइक दैट ओनली, तो वो भी बताऊंगा आपको ताकि क्लियर रहे कि डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका इस वर्ड का मतलब समझना। अगर हम इकोनॉमिक्स सच में पढ़ रहे हैं, अगर हमको इकोनॉमिक्स की नॉलेज है, तो हमको इस वर्ड का मतलब समझना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दिस डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एलोकेटिंग द शेयर ऑफ प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स व्हाट? एलोकेशन ऑफ द शेयर ऑफ प्रोडक्शन। कहने का मतलब प्रोडक्शन हुई, उसको एक्सचेंज किया गया, ठीक है, लेकिन जितने लोगों ने उस प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट किया, कहने का मतलब जितने लोग उस प्रोडक्शन के क्या थे, फैक्टर्स थे, तो डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है कि उन फैक्टर्स को कंपेंसेट करो, उनका जो शेयर था प्रोडक्शन प्रोसेस में उस तक एलोकेट करो। ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ बांटना नहीं है कि भाई आओ चंदा बांट रहे हैं, गुड्स बांट रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, गुड्स पहुंचा रहे हैं, नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज to the factors of production।
जिन लोगों ने प्रोडक्शन में हेल्प करी, जो फैक्टर्स थे, उनका शेयर, उनको उनका शेयर मिलना चाहिए, पहुंचना चाहिए। ठीक है, सो ये बेसिकली इसका मतलब होता है। इसमें भी दो तरह के चॉइसेस है। एक होती है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, अनदर वन इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। Personal distribution means what? In this type of production process, there are those producers who produce or who enjoy those factors which are occupying wealth. कहने का मतलब personal distribution का मतलब ये उनके लिए है, those who are possessors of personal property and wealth, personal property and wealth, possessors of personal property and wealth. कहने का मतलब इस प्रोडक्शन प्रोसेस में ऐसे लोग हैं जो अपनी वेल्थ और अपनी प्रॉपर्टी के दम पे क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। उनके पास ज़्यादा वेल्थ है, ज़्यादा कैपिटल है, ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो वो एक फैक्टर बन रहा है उनकी प्रोडक्शन के लिए, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू हो रही है। दूसरी तरफ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन अंडरटेकन फॉर दोज हु आर फंक्शनल परफॉर्मर्स, फंक्शनल परफॉर्मर्स लाइक लेबर। इसमें कौन है, इसमें वेल्थ, कैपिटल और प्रॉपर्टी का रोल नहीं है, इसमें सिर्फ लेबर का रोल है। ठीक है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस उनके लिए अंडरटेकन की गई है जो ज़्यादा लेबर सप्लाई कर रहे हैं, एंड दोज हु आर नॉट हैविंग वेल्थ, प्रॉपर्टी, ओनरशिप। ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पे एक ऐसी चॉइस है जिसमें हमने प्रोडक्शन प्रोसेस इस तरीके से रखी है जहाँ पे बेनिफिट्स ज़्यादा पहुँचेंगे उनको, दोज हु आर द पोजेसर्स ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी एंड वेल्थ। इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन की चॉइस में बेनिफिट्स पहुँचेंगे उनको जो कि क्या है, फंक्शनल परफॉर्मर्स हैं, जो कि लेबर सप्लाई कर रहे हैं, एंड दे आर रिलेटिवली पुअर, they are relatively poor than this section. Okay, in many books and by many teachers this is explained as what, कि this is a distribution for rich, this is a distribution for poor. आप चाहें तो उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, because this is a relative concept. Those who are the personal property possessors or the owner of property, possessor of wealth, they are relatively richer than this section. ठीक है, दोज हु आर परफॉर्मिंग फंक्शनली, वो फंक्शनल परफॉर्मेंस से कुछ इनकम जनरेट कर रहे हैं, अपनी लाइवलीहुड सस्टेन कर रहे हैं। ठीक है, तो रिलेटिवली दे आर रिच एंड दे आर रिलेटिवली पुअर। एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, एलोकेटिंग द रिसोर्स, कि जितने भी लोग एक्चुअल में इस सेक्शन से बिलोंग करते हैं, ज़्यादा पर्सनल प्रॉपर्टी पोजेसर्स हैं, ज़्यादा वेल्थ के पोजेसर हैं, उन तक डिस्ट्रीब्यूशन का शेयर पहुँचे। दूसरी तरफ ये वाला चॉइस ये कहता है कि जो लोग एक्चुअल फंक्शनल परफॉर्मर्स है, लेबर क्लास है, उन तक ज़्यादा बेनिफिट पहुँचे। ठीक है, तो ये इन दोनों में से एक चॉइस करनी यहाँ पे पड़ती है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है अगर आपने पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट किया तो क्या होगा, ज़्यादा जो वैल्यू है, जो एक्सचेंज के लिए हमको जो रेवेन्यू मिला है, ज़्यादा वैल्यू कहाँ तक पहुँचेगी, उन लोगों तक जिनके पास प्रॉपर्टी है, उनकी प्रॉपर्टी उनको और कमा के दे रही। ठीक है, इससे क्या होगा, इन लोगों तक बेनिफिट कम पहुँचेगा, लेबर क्लास की जो अर्निंग्स है, सैलरीज है, वो उनको कम मिलेगी रिलेटिवली एज कम्पेयर टू द बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय दोज। इससे और क्या होगा, इससे रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो और बढ़ेगा। ठीक है, अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा रिसोर्सेज का, अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, वो और अपनी वेल्थ को अक्यूमुलेट करेंगे। ठीक है, अनइक्वेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। ठीक है, रिच पुअर डिवाइड होगा। ठीक है, इसके अलावा अक्यूमुलेशन होगा इनके हाथों में वेल्थ, ये बेचारे कभी अपनी वेल्थ बना ही नहीं पाएंगे, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, तो इसके ज़्यादा क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। दूसरी तरफ अगर फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या होगा, इसके ऑपोजिट होंगे, थोड़ा इनके बीच में इक्विटी आएगी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा रिच और पुअर के बीच का गैप फिल होगा, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर विल स्टार्ट फिलिंग। दूसरी तरफ वेल्थ अक्यूमुलेट नहीं होगी, वेल्थ एलोकेट होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इस प्रॉब्लम को समझने में कई बार हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम कंफ्यूजन भी होती है, वो बस तब तक रहती है जब तक हमको इस वर्ड का मतलब नहीं पता। अगर आपको इस वर्ड का मतलब क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार और बता दूं, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एलोकेटिंग द शेयर ऑफ प्रोडक्शन।
प्रोडक्शन में जिसने भी हेल्प करी उसका शेयर पहुंचाना। तो अगर आप पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन रखेंगे तो ऑब्वियसली हो क्या रहा है, वेल्थ, प्रॉपर्टी और कैपिटल के माध्यम से प्रोडक्शन हो रही है, जिसकी वजह से कंपनसेशन भी उन लोगों के पास पहुंच रही है जो उसके पोजेसर है। अब मान लो मेरी फैक्ट्री में काम चल रहा है या फिर मैंने अपनी फैक्ट्री को लीज पे दे दिया, तो मेरी कमाई किस वजह से हो रही है, मेरी कमाई हो रही है उस फैक्ट्री की वजह से। मेरी जो भी इनकम आ रही है क्योंकि मैं उस फैक्ट्री का पोजेसर हूँ, उस बिल्डिंग का पोजेसर हूँ, उस वजह से मेरी वेल्थ और बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ अगर मैं कहीं पे काम करने जा रहा हूँ, ठीक है, अपनी लेबर दे रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं फंक्शनल परफॉर्मर हूँ, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में इन दोनों में से एक चॉइस लेनी पड़ेगी। अगर आप पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हैं तो ऑब्वियसली जिनके पास पहले से प्रॉपर्टी थी उन तक और शेयर पहुंच रहा है, उन तक और बेनिफिट पहुंच रहा है, तो क्या होगा, जो गैप है रिच एंड पुअर का और बढ़ेगा। कुछ लोगों के हाथ में अक्यूमुलेशन हो जाएगी, कंसंट्रेशन हो जाएगी वेल्थ की, साथ ही साथ रिसोर्सेज कभी भी इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, सब तक नहीं पहुंचे। और अगर फंक्शनल परफॉर्मर तक पहुंच रहा है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके बीच का गैप कम होगा, ठीक है। अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कम, रिच पुअर के गैप फिल होने लगेंगे और वेल्थ भी कंसंट्रेटेड नहीं रहेगी, डिसेंट्रलाइज हो। तो ये है 3 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जितना बताया गया सिर्फ उतना समझना, ठीक है। रिच और पुअर करके समझोगे तो उसके बेसिक मीनिंग को अच्छे से नहीं समझ पाओगे, इसके बेसिक मीनिंग डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। जितना मैंने बताया उसके ऊपर अच्छे से देखो, कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखो और क्वेश्चन पूछो। ओके।